Assalamu alaikum students. Today we'll start our next topic, that is Charles law. Before going to the Charles law, we will first learn about a new term, that is the absolute temperature scale. Now question arises, what is the absolute temperature scale? As we know that in a gas molecules there are the empty spaces, and the gas molecules have a kinetic energy, and due to that kinetic energy they are in a continuous state of motion. Okay? And we know that the motion of the molecules is directly related with the kinetic energy. Greater the kinetic energy, greater will be the motion of the gas molecules. If you reduce the kinetic energy, the motion of the molecule will be reduced. Okay? So how we can reduce the kinetic energy of the gas molecules? That kinetic energy is directly related with the temperature. By increasing temperature, kinetic energy of the molecules will be increased, and by decreasing temperature, the kinetic energy of the molecules will be decreased. ठीक है. सो अगर आप गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो उनकी मोशन कम होती जाएगी, और एक स्टेट ऐसा आए कि भाई आपने उस गैस मॉलिक्यूल्स की को टेम्परेचर इतना रिड्यूस कर दिया है, और वो टेम्परेचर उस टेम्परेचर के कम होने से काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की इतनी कम हो गई है. अब चूँकि काइनेटिक एनर्जी ही नहीं रहेगी तो गैस मॉलिक्यूल्स मूव भी नहीं कर सकेंगे. अगर वो मूव नहीं कर सकेंगे, इसका मतलब है कि वो एक जगह पे जो है वो फिक्स हो जाएंगे. ठीक है. जैसे ही वो फिक्स होंगे तो अब गैस मॉलिक्यूल्स के फिक्स होने की वजह से इनके दरमियान जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करेंगी, इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्लोज कर देंगी. पहले जो इनके दरमियान इतनी ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस थी, अब वो एम्प्टी स्पेसेस ख़त्म हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डेवलप होने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और वो ये जो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स ने पहले इतनी जगह ऑक्यूपाई की हुई थी, अब वो 8 मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होने से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते जाएंगे. ठीक है. यानी कि वो इतने ज़्यादा वॉल्यूम से वो इतने से वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो इसका मतलब है कि आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी, और वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा. फिर एक स्टेट ऐसी आएगी कि इनके दरमियान जो स्पेसिस हैं तकरीबन ना होने के बराबर हो जाएंगी, बल्कि ख़त्म हो जाएंगी, और गैस का वॉल्यूम जो है, चूँकि वो मॉलिक्यूल्स लाइटर वेट होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते रहते हैं, और उनकी ओवरलैपिंग की वजह से जो इतना ज़्यादा वॉल्यूम था वो रिड्यूस होके बहुत ही मान्यूट हो जाता है, और हम इसे कहते हैं कि वो तकरीबन ना होने के बराबर यानी कि नेग्लिजिबल हो जाता है. ठीक है. तो वो टेम्परेचर जहाँ पे गैस का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, ना होने के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. ठीक है. एंड ऑब्वियसली ये टेम्परेचर स्केल हमारे पास कब डेवलप होगा, जब आप टेम्परेचर को रिड्यूस करते जाएंगे, कम करते जाएंगे. ठीक है. और ये जो टेम्परेचर अब ये टेम्परेचर कौन सा है, ये टेम्परेचर है दैट इज़ 0 केल्विन. केल्विन इज़ द मेजरिंग स्केल फॉर द टेम्परेचर. ठीक है. ये यूनिट है, जैसे कि मैथ्स के हम लोग यूनिट पढ़ते हैं ग्राम्स, किलोग्राम. ठीक है. टाइम के हम लोग यूनिट पढ़ते हैं सेकंड. यानी कि जिस चीज़ में हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं दे आर कॉल्ड एज यूनिट. तो यहाँ पे टेम्परेचर के 2 यूनिट नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट इज़ अ डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस से आप लोग सब फेमिलियर है. एंड सेकंड वन इज़ द केल्विन स्केल, केल्विन टेम्परेचर. तो 0 केल्विन पे ये गैस के जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, तकरीबन जो है वो ना होने के बराबर हो जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. अब 0 केल्विन को हम लोग डिग्री सेल्सियस से रिलेट कर सकते हैं. ठीक है. नॉर्मली ये जितने भी स्केल डेवलप किए जाते हैं ये वाटर की बेस पे किए जाते हैं, यानी कि पानी किस टेम्परेचर पे फ्रीज़ होता है, पानी किस टेम्परेचर पे बॉयल होता है, इस बेस पे जो है ये टेम्परेचर स्केल बनाए गए हैं. अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करती हूँ, और तो हमें पता है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, बॉयल करने लग जाता है. ठीक है. इसी तरह से केल्विन में हम कहते हैं कि पानी किस टेम्परेचर पे फ्रीज़ होगा, डैट इज़ 273.
ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो 373 पे पानी क्या होता जाएगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। ये है इसका पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और ये क्या उसका हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस में आप देखें कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है, 100 का। सेम अगर केल्विन की हम बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आ रहा है, 100 का। सो इन दोनों में ये एक चीज़ जो है वो कॉमन है कि दोनों के दरमियान 100 डिग्रीज़ का यानी कि सेम नंबर ऑफ़ डिग्रीज़ का डिफरेंस होता है। ठीक है। अगर आप 0 to 73 जो फ्रीजिंग पॉइंट है इससे भी कम टेम्परेचर करते जाएंगे, अगर इसको मैं ज़ीरो पे ले आऊँ, 273 से टेम्परेचर रिड्यूस होता हुआ यानी कि 273 से 250 पे आ जाएगा, 200 पे आ जाएगा, इस तरह से 150 100 और माइनस में आने के बाद क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है। तो ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे गैस के दरमियान स्पेसेस ख़त्म हो जाती हैं और उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। इतना नेग्लिजिबल हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि इसका वॉल्यूम है ही नहीं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। गैस का वॉल्यूम तो होता ही है, लेकिन वो चूँकि वो इतना रिड्यूस हो जाता है कि हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये ना होने के बराबर है। ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है। ज़ीरो केल्विन को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो, जिसमें गैस का वॉल्यूम हमें ज़ीरो लगे। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये फ्रीजिंग पॉइंट से 0 डिग्री पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 273 का फ़र्क आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैं ज़ीरो से मज़ीद टेम्परेचर रिड्यूस करूँ, ज़ीरो पे टेम्परेचर रिड्यूस करने का मतलब है हम इसको माइनस में लेके जाएंगे, -1 -2 -3 -4। ठीक है। तो माइनस मैं भी 273 डिग्री ही नीचे लेके आई हूँ इसको भी अगर मैं 273 डिग्री लेके आती हूँ नीचे तो क्या आ जाता है आपके पास, -273। सो वो टेम्परेचर जहाँ पे गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होता है, या तो आप उसको कहते हो ज़ीरो केल्विन, या आप उसको क्या बोलते हो, -273 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों टेम्परेचर क्या कहलाते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। Is it clear? ठीक है। So by knowing this relation between the degree Celsius and the Kelvin, we can convert the one temperature into another। यानी कि अगर आपके पास कोई भी टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो हम उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है तो हम उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, जस्ट उसके अंदर 273 जो है वो ऐड कर देना। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास केल्विन में टेम्परेचर है और आपने इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देना है तो आपने 273 को उसमें से माइनस कर देना है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यू हैव द टेम्परेचर लाइक द 50 डिग्री सेल्सियस। आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस है। इस 50 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है कि भी आपने इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। ठीक है। तो मैंने क्या कहा है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, 273 उसके अंदर ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी कि 50 डिग्री सेल्सियस में मैं 273 ऐड कर दूँगी, तो जो भी आंसर आएगा वो किस में हो जाएगा, केल्विन में। जैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 5 6 7 8 9 10 11 12 2 एंड 3। इसका मतलब है कि 323 केल्विन। 50 डिग्री सेल्सियस को अगर हमने केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 223 केल्विन के। लेकिन अगर आपने इसका इन्वर्स करना है यानी कि आपने केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, लेट्स सपोज कि भाई आपके पास है जी 326 केल्विन है। ठीक है। और आपने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। हाउ वी कैन कन्वर्ट, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमने -273 को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे भी मैं यही काम करूँगी कि 326 को माइनस क्या कर दूँगी मैं, 273। जब मैं इसमें से माइनस करूँगी तो आंसर विल बी 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 7 8 9 10 11 12 5 53 केल्विन डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? ठीक है। सो दिस इज़ अ लिटिल नॉलेज अबाउट द एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है। नाउ वी विल मूव आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ चार्ल्स लॉ।
इन आवर प्रीवियस लेसन मैंने आपको बताया था कि गैसेस के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग डिफरेंट गैस लॉज को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब वो गैस लॉज को स्टडी करने के लिए हमारे पास चार वेरिएबल्स होते हैं। और वो चार वेरिएबल कौन कौन से हैं? नंबर वन इज़ कॉल्ड एज द टेम्परेचर, नंबर टू इज़ कॉल्ड एज प्रेशर, नंबर थ्री इज़ कॉल्ड एज वॉल्यूम एंड नंबर फोर आर द मोल्स या फिर अमाउंट ऑफ द गैस। टेम्परेचर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, प्रेशर को कैपिटल पी, वॉल्यूम कैपिटल वी एंड नंबर ऑफ मोल्स बाय स्मॉल एन। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि हम लोग जब भी रिलेशन पढ़ेंगे तो हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि हम किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन डिस्कस करते हैं और बाकी के जो दो हैं वो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन पढ़ेंगे, बाकी दो को कांस्टेंट करेंगे। अच्छा, हम आप लोगों ने अक्सर एग्जांपल सुनी हुई थी है कि भी जो गैस सिलेंडर्स होते हैं वो ज़्यादा गर्मी होती है और वो बर्स्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं। ठीक है, अब वो क्यों फटते हैं? होता ये है कि जो गैस के अंदर सिलेंडर के अंदर जो गैस फिल है, ओके, ये जो सिलेंडर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स फिल अप होते हैं, डेफिनेटली उनके में काइनेटिक एनर्जी है और वो एक स्पेसिफिक स्पीड से जो है वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप क्या करते हैं कि भी इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि सराउंडिंग गर्मी में क्या होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। जैसे ही सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस सिलेंडर में मौजूद गैस का जो टेम्परेचर है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। जैसे ही उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने से दे कैन मूव मोर स्पीडीली, तो वो मूव करके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। यानी कि पहले जो वो क्लोज थे वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। दूर जाने का मतलब है कि इनके दरमियान स्पेसिस भर जाएंगी, यानी कि उनका वॉल्यूम भर जाएगा। अगर तो स्पेसिस कम है तो वॉल्यूम कम है, लेकिन अगर स्पेसिस ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी क्या होता जाता है, इंक्रीज़ करता जाता है। तो ये क्यों इनके दरमियान क्यों वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इनका हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से इसका मतलब है कि भाई अब जिसके अंदर गैस है उसको ये जगह कम पड़ गई है। तो जहाँ पे भी सिलेंडर का वीक पॉइंट होता है या जहाँ पे जॉइंट होता है तो वो उस जॉइंट वाली जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और सिलेंडर जो है वो फट जाता है। इसकी एक दूसरी कॉमन एग्जांपल आप देखें कि अगर आपके पास कोई भी एक बर्तन है, ठीक है, उस बर्तन के अंदर दूध डाला हुआ है, वो पहले जो दूध है वो उस बर्तन के अंदर जो है वो हाफ फिल्ड है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं कि भाई आप इस बर्तन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हम इसको हीट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम्स हम देखते हैं कि भाई दूध बॉयल हो जाता है और दूध इस बर्तन से ओवरफ्लो कर देता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ओवरफ्लो क्यों करता है? पहले तो उसके अंदर फुल होता है, उसको उसकी जगह मिल रही होती है, लेकिन बाद में वो ओवरफ्लो क्यों कर जाता है? एक्चुअली होता ये है कि भाई पहले तो इस जो मिल्क मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास तो एनर्जी एक कांस्टेंट अमाउंट में थी। जैसे आप उसको हीट करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ करती जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो डेफिनेटली उनके जो इनके दरमियान जो इनकी मूवमेंट है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। अगर मूवमेंट इंक्रीज़ करती जाएगी तो इनके दरमियान स्पेसिस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो पहले वो जो मिल्क पहले का वॉल्यूम इतना था, टेम्परेचर बढ़ने से अब उसका वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, अब उसको ये बर्तन छोटा पड़ गया, इसलिए वो उसमें से ओवरफ्लो कर देता है, बॉयल कर देता है। इसका मतलब है कि हम जब गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जो कि उसके वॉल्यूम को बढ़ा देती है। ठीक है, जब भी हम गैस का टेम्परेचर बढ़ते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज़ कर देता है। सो वी कैन से डैट के टेम्परेचर और वॉल्यूम में जो है वो एक डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ चार्ल्स लॉ। ठीक है, सो दिस इज अ चार्ल्स लॉ। द चार्ल्स लॉ स्टेटेड एज द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, स्टेटमेंट मैंने अभी पढ़ी है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of a gas, गिवन मैस ऑफ अ गैस का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर प्रोवाइडेड मीन शर्त ये है कि प्रेशर रिमेंस
कांस्टेंट, दो चीज़ें कांस्टेंट है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर। ठीक है, सो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम लोग इक्वलिटी लगाते हैं, और जब भी इक्वलिटी लगाते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटा के, तो हम कोई ना कोई एक कांस्टेंट लगाते हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज़ अ के। ठीक है, के इज़ अ स्मॉल के, नॉट अ कैपिटल के, दिस इज़ अ स्मॉल के एंड दिस इज़ आवर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं इसको टेम्परेचर स्केल है, अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेके आऊँगी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो this is another statement of the Charles law, the ratio of the volume and the temperature, यानी कि जब भी किसी भी गैस का आप वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करते हो, तो आंसर क्या इसका आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, फिक्स आना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द अनदर स्टेटमेंट ऑफ द चार्ल्स लॉ। सो इसका मतलब है कि इन दोनों की रेशो, जैसे हमने लास्ट टाइम बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि भी प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम्स रिमेन्स कांस्टेंट, और हमने इसको एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई भी किया था। सेम इसी तरह से ही है कि यहाँ पे रेशो है, रेशो का मतलब डिवीजन है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की जो डिवीजन है वो कांस्टेंट रहती है। बेशक आप जो जितना भी अगर वॉल्यूम चेंज होता जाता है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, लेकिन दोनों की डिवीजन से आंसर सेम आएगा। सो दिस इज़ अनदर स्टेटमेंट ऑफ द चार्ल्स लॉ। सो आई कैन से दैट कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ठीक है, और इनका हमेशा आंसर दोनों क्या है, सेम रहेगा। सो दिस इज़ द सम अबाउट द चार्ल्स लॉ। अगर हम लोग इन ये जो हमने दो गैस लॉज पढ़ लिए हैं, चार्ल्स लॉ एंड द बॉयल्स लॉ, ठीक है, अगर हम इनकी एप्लीकेशंस को देखें, एप्लीकेशंस का मतलब है कि हम लोग अगर प्रॉब्लम्स को देखें, देन हाउ वी कैन यूज़ दीज टू लॉज इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, हम इन दोनों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज टेक एन एप्लीकेशन एग्जांपल ऑफ द वन, लेट्स सपोज कि आपके पास दिस वन इज़ अ स्टेटमेंट। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2, और अभी हमने चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा है, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। हाउ वी कैन यूज़ दिस टू लॉज इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, ये इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, अ गैस एट द प्रेशर 912 mmHg हैज़ अ वॉल्यूम of 450 cm cube. What will be its volume at 0.4 atm? ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि भी पहले जो प्रेशर था गैस का, डेट इज़ 912 mmHg था, और इस प्रेशर पे इसका वॉल्यूम कितना है, 450 है। अब हमने प्रेशर चेंज कर दिया है, 912 से हम उसको ले आए हैं 480 atm पे। तो कह रहे हैं कि अब अगर प्रेशर चेंज किया है तो उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा। हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एक प्रोसीजर है, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन डाटा, यानी कि हमें इस स्टेटमेंट में, इस प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें गिवन है। एट द फर्स्ट हमें एक प्रेशर गिवन है। ठीक है, दिस प्रेशर डेट इज़ द 912 mmHg, प्रेशर डेट इज़ 912 mmHg। ठीक है, इसके बाद हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज़ द 450 cm क्यूब। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट व्हाट विल बी द वॉल्यूम, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट या टू डिटर्मिन, क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमें वॉल्यूम दिया भी है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट भी करना है। इसका मतलब है कि पहले प्रेशर 1 था और उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 है। अब आपने प्रेशर चेंज किया है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डेट इज़ V2 यू हैव टू फाइंड आउट। और प्रेशर P2 आपके पास कितना गिवन है, डेट इज़ द 0.4 atm। ठीक है, यानी कि अब इस डाटा में हमें ये नज़र आ रहा है कि भी प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम का मतलब है कि हमारे पास कौन सा लॉ लगेगा, डेट इज़ द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो प्रेशर के यहाँ पे है 912 mmHg, यहाँ पे atm, कि दो डिफरेंट अमाउंट नंबर्स में हमें जो है वो प्रेशर गिवन है। हम क्या करेंगे कि इन प्रेशर का यूनिट सेम करेंगे, या तो इस mmHg को आप atm में कन्वर्ट कर दें, फिर दोनों सेम हो जाएंगे, या इस atm को mmHg में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इट्स अप टू यू, ये दोनों तरीक़ों से इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज के मैं इस एटीएम को मैं इसको
mmHg में अगर कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है, तो हमें कन्वर्जन पता है। अब मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करूँगी। सोल्यूशन में क्या करूँगी मैं कि मुझे इस 0.4 ATM को किस में कन्वर्ट करना है, mmHg में। तो आई नो डैट द 1 ATM कन्वर्जन मेथड सेम आप उसी मेथड से आप कर सकते हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। उसी मेथड को अडॉप्ट करते हुए आप इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ टाइम की शॉर्टेज की वजह से। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 0.4 ATM होगा वो किसके इक्वलेंट होगा, 760 को हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से, ठीक है। तो 760 मल्टीप्लाई 0.4, आंसर इज़ द 304 mmHg। अब देखें ये दोनों जो प्रेशर के यूनिट जो हैं वो सेम हो गए। सो अब मैं फार्मूला लगाऊंगी। फार्मूला इज़ डैट कि P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 एंड V2। फाइंड आउट क्या करना है, हमने V2 फाइंड आउट करना है। तो P2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो P1 V1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू V2। नाउ प्लेसिंग द वैल्यूज़, P1 आपके पास कितना है, डैट इज़ 912, और V1 आपके पास कितना है, डैट इज़ द V1 इज़ द 450 डिवाइडेड बाय P2 आपके पास कितना है, P2 हमने कन्वर्ट किया है, डैट इज़ द 304। डैट विल बी द आंसर ऑफ द V2। अब इन सब को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आंसर आएगा इसका, डैट इज़ द 912 मल्टीप्लाई 450 and divided by 304 that is 1350 cm cube will be the new volume of the gas. Is it clear? So in this way we can use the different uh, different application by using we can solve the different problems by using these two statement, ठीक है। अब बॉयल्स लॉ में जितनी भी स्टेटमेंट आएगी हमें डाटा से पता चल जाएगा कि हमने कौन सी स्टेटमेंट कौन सा हमने लॉ लगाना है, बॉयल्स लॉ लगाना है या चार्ल्स लॉ लगाना है। गिवन डाटा लिखने का मकसद यही होता है, हमें पता चल जाए कि कौन सा लॉ लगना है। अच्छा, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपके यूनिट सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे जो दो प्रेशर के यूनिट मेरे पास गिवन थे वो दोनों डिफरेंट थे, मैंने इसलिए सबसे पहले उनको सेम किया है, ठीक है। तो अब यहाँ इस फॉर्मूला में मेरे पास दो प्रेशर गिवन थे, एक वॉल्यूम गिवन था, तो दूसरा वॉल्यूम मैंने फाइंड आउट कर लिया है। हो सकता है कि आपके पास ऐसी स्टेटमेंट आए कि भाई आपके पास दो वॉल्यूम गिवन हो, एक प्रेशर गिवन हो, तो आप दूसरा प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि ये चार आपकी टर्म्स हैं, इन चारों में से एक आपकी अननोन होगी, तीन आपके पास नोन होगी, तो आप इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगर एक और स्टेटमेंट देखें इसकी, डेट इज़ okay, this statement is that it is desired to increase the volume of a fixed amount of a gas from 87.5 to 118 cm cube। यानी कि हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहे हैं फ्रॉम 87.5 टू 180 cm cube while holding the pressure constant। प्रेशर आपने कांस्टेंट रखना है। So what would be the initial temperature। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने का इनिशियल का मतलब शुरू का टेम्परेचर, सॉरी फाइनल टेम्परेचर। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा उस कंटेनर का या गैस का, इफ़ द इनिशियल टेम्परेचर इज़ 23 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर जो है वो शुरू में एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में 23 डिग्री सेल्सियस था। मेथड वही है कि हम स्टार्ट करेंगे डाटा लिखना। सो गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है स्टेटमेंट में देखें, वी हैव टू इंक्रीज द अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ अ गैस फ्रॉम 87.5 टू 18। यानी कि 87 से हमने इसको 18 पे लेके जाना है, हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। पहले हमारे पास कितना वॉल्यूम है, 87 है, और उसके बाद हम वॉल्यूम यानी कि V2 कितना लेके जा रहे हैं, 118।
cm3. Is it clear? While holding the pressure constant, प्रेशर हमने चेंज नहीं करना, सो व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, अगर इनिशियल वॉल्यूम यानी कि शुरू का टेम्परेचर दैट इज़ द T1, वो कितना है हमारे पास 23 डिग्री सेल्सियस। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट में उसने हमें कहा है व्हाट वुड बी द फाइनल वॉल्यूम, यानी कि हमने T2 फाइंड आउट करना है। इज़ इट क्लियर? अच्छा जी, अब इसमें देखें कि वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन है, सो डेफिनेटली हमारे पास इसमें क्या लगेगा, चार्ल्स लॉ। अब इसमें बस एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जब भी चार्ल्स लॉ हम लोग यूज़ करेंगे तो जो टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, आप हमेशा उसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन स्केल में, ठीक है। और केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको बताया है कि अगर डिग्री सेल्सियस से आपने केल्विन में जाना है तो 273 को हमने ऐड करना है, लेकिन अगर हमने केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है तो 273 को हमने माइनस कर देना है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने 23 डिग्री सेल्सियस से हमने केल्विन में जाना है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे 23 में ऐड करेंगे 273, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर विल बी 336,789 296 केल्विन। ठीक है, अब हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे अपनी प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए। ठीक है, हमारे पास चार्ल्स लॉ है दैट इज़ V1/T1 इज़ इक्वलेंट टू V2 ओवर T2। हमने यहाँ पे T2 को सेपरेट करना है, ठीक है। T2 को सेपरेट करने के लिए पहले मुझे इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। फ्रैक्शन को कैसे ख़त्म करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर डिवाइड और उस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो V1 ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज़ T2 इज इक्वल टू V2, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज़ T1। ठीक है, अब हमने अलहदा किसको करना है, T2 को, और V1 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो V2 T1 ओवर V1। नाउ प्लेसिंग द वैल्यूज़, V2 आपके पास कितना है 118, वो प्लेस करेंगे। T1 हमने केल्विन में कन्वर्ट किया दैट इज़ 296, वो हम यहाँ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय V1 हमारे पास कितना है 87, वो हम लिख देंगे यहाँ पे 87.5। ठीक है, नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, 118 मल्टीप्लाई 296 एंड डिवाइडेड बाय 87.5, आंसर इज़ 399.18। ये हमारे पास केल्विन में निकला है। ठीक है, ये हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर निकल गया, लेकिन स्टेटमेंट में हमारे पास टेम्परेचर किस में गिवन था, डिग्री सेल्सियस में। तो हमारे पास ये जो केल्विन का आंसर आया, हम इसको अगेन कन्वर्ट किस में कर देंगे, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है कि जो भी केल्विन का टेम्परेचर है उसको हम माइनस कर देंगे उसमें से 373। ठीक है, मैं इसमें से 273 को माइनस कर रही हूँ, तो आंसर मेरे पास आ रहा है दैट इज़ 126, that is the degree Celsius, that would be your answer. Is it clear? ठीक है, so by using this technique we can solve the problem related to the Charles law. अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, ये आपके पास चार वैल्यूज़ हैं, चार में से तीन आपके पास गिवन होंगी और एक आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर अननोन था, वो हमने फाइंड आउट किया है। हो सकता है आपके पास दो टेम्परेचर गिवन हो और एक वॉल्यूम गिवन हो और दूसरा वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो आप इसी मेथड को यूज़ करते हुए जो है वो बाकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।